व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो अलग अलग तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अभिकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल को समझने से पहले हमें अभिकेंद्र पहले त्वरण को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर अभिकेंद्र बल को समझेंगे। यहाँ हम यह भी समझेंगे कि अभिकेंद्र बल की कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, कहाँ कहाँ अभिकेंद्र बल लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब आज ये हम क्लास 9 के स्टैंडर्ड से इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है उसमें अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण का चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना है कि जब कोई वस्तु मतलब एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में हो, जब अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होगी तो क्या होगा, तो उसका चाल तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका दिशा हमेशा बदलते रहेगा। तो चाल क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसका एक समान वृत्तीय गति है। तो एक समान वृत्तीय गति है तो चाल कैसे बदलेगा उसका? तो मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वस्तु को की कल्पना करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं या कोई कण लेते हैं। मान लीजिए कि उसका जो मास है, उसका द्रव्यमान है वो m है। तो इसका मतलब हुआ कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में है। तो एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में क्या होगा कि वस्तु परिधि पर गतिशील होगी। उसका जो पाथ होगा, उसका जो रास्ता होगा वो वृत्त का परिधि होगा। तो एक समान वृत्तीय अवस्था में, एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में वो कण गतिशील है जिसका मास m है। तो वो जो m मास का वस्तु एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में है तो उसका चाल मान लीजिए v है। तो एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में है तो पहले भी उसका चाल भी था, बाद में भी चाल है। और हर एक बिंदु पर हम देख रहे हैं परिधि का अलग अलग पॉइंट्स है, हर एक जगह उसका चाल कितना होगा, v होगा। आप नीचे देखिए तो v, दाएं देखिए तो v, बाएं देखिए v, हमेशा उसका चाल कितना रहेगा, v। लेकिन बदलेगा तो क्या बदलेगा? दिशा बदलेगा। और दिशा क्या होता है वृत्तीय गति में? किसी वस्तु के दिशा को हम कैसे मालूम करते हैं? उसका दिशा किधर होता है? तो उसका दिशा होता है वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में। द डायरेक्शन व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग ऑन द पाथ ऑफ द पाथ ऑफ ए सर्किल, और वी में से if the body is in the circular motion then its speed is constant, or in the another word we may say that its speed is not going to change but its direction is going to change. Therefore it is an example of the accelerated motion. तो अगर एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में वस्तु है तो उसका क्या नहीं बदलेगा? चाल नहीं बदलेगा। चाल हर एक पॉइंट पर उसका भी है। अब बदल क्या रहा है? तो दिशा। दिशा किधर है? तो एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में वस्तु का दिशा होता है वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में, और अंग्रेजी में कहें तो इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ इस चित्र में, हम देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु जो v चाल से चल रही है, और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु v चाल से या v एक समान चाल v से वृत्त के चारों ओर, मतलब केंद्र के चारों ओर परिधि वाले रास्ते पर, परिधि के पथ पर चक्कर काट रही है। तो उसका रास्ता किधर हो गया? वृत्त का परिधि हो गया। और वस्तु का जो मतलब वो चक्कर काट रहा है तो उसका मास कितना हो गया? तो m हो गया। चाल कितना हो गया? तो v हो गया। तो ये हम मान लेते हैं कि उसका चाल है v और उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो m है। और वृत्त जिसके पथ पर, जिसके परिधि पर वो चक्कर काट रहा है, जिस वृत्त के परिधि पर, तो उसका त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो मतलब गति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कैसे होता है? वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। तो चाल में परिवर्तन करने के लिए वस्तु के चाल के परिमाण में परिवर्तन करना होगा। अब 5
किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई वस्तु चल रहा है तो उसके चाल में परिवर्तन कैसे होगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो 1 किलोमीटर अगर वो बढ़ गया या घट गया तो परिवर्तन हो गया। 5 किलोमीटर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है तो चाल बदलने के लिए सिंपल है कि उसका परिमाण को बदल दीजिए। या मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वस्तु चल रहा है तो उसका रफ्तार घट गया, मान लीजिए 5 से 4 हो गया तो फिर उसका चाल बदल जाएगा। लेकिन वेग कब बदलेगा तो वेग 3 तरह से बदलेगा, या तो वस्तु का परिमाण बदल जाए या फिर दिशा बदल जाए या परिमाण और दिशा दोनों बदल जाए तो इस हिसाब से वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम अभिकेंद्र त्वरण को समझ रहे हैं। अभिकेंद्र त्वरण वह त्वरण है जो उस वस्तु पर लगती है जो एक समान वृत्तीय की गति की अवस्था में हो, और एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में वस्तु का चाल तो नहीं बदलता है लेकिन दिशा बदलते रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में उत्पन्न वैसे त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर हो। तो इस हिसाब से हम अभिकेंद्र त्वरण को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, यहाँ पर वृत्त का जो है वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान की वस्तु भी एक समान चाल v से चक्कर काट रही है और वृत्त का त्रिज्या कितना है तो वृत्त का त्रिज्या है r। तो r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु v चाल से चल रही है तो उसका चूँकि एक समान चाल है उसका तो हर एक पॉइंट पर हर एक बिंदु पर उसका मतलब चाल भी ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर गणितीय रूप से हम व्यक्त करें इसके चाल को तो हम ये त्वरण को तो हम लिखेंगे a बराबर v स्क्वायर बटे r। तो यहाँ पर a बराबर v स्क्वायर बटे r तो a4 हो गया एक्सीलरेशन। अब ये कौन सा एक्सीलरेशन, ये जनरल एक्सीलरेशन नहीं है, ये हो गया हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो हमारा हो इसी को हम बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर, केंद्र को खोजने वाला, या ऐसा त्वरण जिसकी दिशा केंद्र की ओर हो तो उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो whenever a particle is moving on the circular path whose radius is r and this very particle is revolving around the center, then we may say it is an example of the accelerated motion, and its acceleration which direction is towards the center of the circle is known as the सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। मतलब एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में अगर कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर चल रही है और एक समान चाल v से तो ये इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, और ये त्वरण जो होता है इसमें इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। और यहाँ पर इसको हम a से व्यक्त करते हैं तो a का मान हो जाएगा v स्क्वायर बटे r। इस हिसाब से हम इस त्वरण को समझ सकते हैं। तो न्यूटन के द्वारा जो प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसको समझने से पहले अगर इसको हम बढ़िया से ध्यान देते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं तो हम भली भांति मतलब इसको समझ पाएंगे। उसमें हम आगे देखेंगे, आगे हम इसके लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे और वीडियो अपलोड भी है, उसमें पूरा ग्रेविटेशन का हम चर्चा किए हैं। लेकिन मतलब आज उसमें ग्रेविटेशन के नियम को भी हम देखेंगे। तो उससे पहले आज हम थोड़ा सा मैंने ये वीडियो बना दे रहे हैं आपके लिए, पूरा इसमें आपको समझा दे रहे हैं अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद अब हम समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक नियम है न्यूटन का, जो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में दिया था, उसको भी आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हम वृत्त देख रहे हैं। ये वृत्त जो है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है तो r है, और हम देख रहे हैं यहाँ हर एक पॉइंट पर जो देख रहे हैं ना, या ये केंद्र की त्वरण जो है हर एक पॉइंट पर जो त्वरण सबको देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो पॉइंट पर जो त्वरण है उसका दिशा किधर है, केंद्र की ओर है, इसलिए इसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर
सरकम्फ्रेंस पर एक समान चाल से चल रही है तो उसका जो गति होगा वो एक समान वृत्तीय गति होगा। अगर अंग्रेजी में कहें, अंग्रेजी में बोलें तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस गति में क्या होता है, तो इस गति में प्रत्येक बिंदु पर वेग हमेशा मतलब उसका स्पर्श रेखीय होता है। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो कोई मतलब m द्रव्यमान का वस्तु अगर एक समान वृत्तीय गति के अवस्था में है तो उसका दिशा किधर होगा, तो उसका दिशा होगा वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में होगा। अब हम आपको बतलाए हैं, अभी बताए हैं कि इसमें जो वेग का परिमाण नियत रहता है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नियत रहेगा। मतलब वो उसका वेग का परिमाण क्या होता है, तो वेग का परिमाण ही तो चाल होता है। तो वही चाल इसका जो भी चाल से पहले चल रहा था अभी भी चाल पर चल रहा है। आप परिधि पर आप जितना भी पॉइंट पर देखिए हर जगह उसका चाल कितना है, उसका चाल भी ही है, क्योंकि उसका जो है एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में है तो उसका तो परिमाण नियत रहता है। तो परिमाण नियत रहता है तो हर एक पॉइंट पर, परिधि के हर एक पॉइंट पर इसका चाल कितना होगा, तभी होगा। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वेग का जो है सो परिमाण ही उसका चाल होता है। चाल में जब हम दिशा को मिला देते हैं तो वेग हो जाता है। तो हम कहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में वस्तु का चाल तो नहीं बदलता है, चाल तो कांस्टेंट रहता है, चाल तो स्थिर रहता है, लेकिन बदलता क्या है, तो दिशा बदलती है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण नियत रहता है और इसकी दिशा बदलती रहती है। अब दिशा कैसे बदलती रहती है, तो आइए इस चित्र के माध्यम से इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले जो मतलब इसका हम डिफिनेशन आपको लिख दिए हैं, तो इस डिफिनेशन को बढ़िया से समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका परिमाण नियत है लेकिन दिशा कैसे बदल रही है। तो दिशा बदल और वेग का कब परिवर्तन होगा, तो वेग का परिवर्तन तब होगा या तो उसका परिमाण बदले या दिशा बदले या परिमाण और दिशा दोनों बदले। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हर एक जो वृत्त के पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वही इसका दिशा बदलाता है। दिशा के इस परिवर्तन के लिए कण पर एक बाहरी बल कार्य करता है। तो अगर मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है और एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है जो जिसका दिशा केंद्र की ओर है, तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी ना, बिना बल के तो त्वरण उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो ये त्वरण उत्पन्न होने के लिए जो बल उत्पन्न होता है, जो वस्तु को हमेशा त्वरित रखता है, एसिलरेटेड रखता है, तो ये एक बाह्य बल के कारण होता है जो दिशा के परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मतलब बल होता है ये त्वरण की दिशा में अर्थात वेग की दिशा के लंबवत अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर दृष्ट रहता है। मतलब बल का जो मतलब बल के जो त्वरण की दिशा है, ये मतलब बल का दिशा या त्वरण का दिशा सेम ही होगा, किधर होगा, तो वृत्त के केंद्र की ओर होगा। तो केंद्र की ओर जो होगा तो यही इसीलिए इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में उत्पन्न ऐसे त्वरण को जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है उसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद फिर हम इसको इसी चीज़ को हमने लिख दिया है कि m द्रव्यमान का कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह वस्तु गतिशील है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर और उसका जो चाल है वो एक समान है, एक समान चाल v से गतिशील है। तो उसका तो ऐसे वस्तु के लिए मतलब अभिकेंद्र त्वरण a का मान होगा v²/r। इसको हम समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ को अलग अलग ढंग से समझ लीजिए। A4 हो गया हमारा एसिलरेशन। कौन सा एसिलरेशन, तो हमारा सेंट्रीपेटल एसिलरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। और भी क्या हो गया, तो एक समान चाल हो गया या वस्तु जो वेग है तो उसका परिमाण हो गया भी, या उसका हम चाल को कह सकते हैं। भी यहाँ पर हो गया वस्तु का चाल और r हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल, माने वृत्त का जो है ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। तो कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है तो उसको बल का फॉर्मूला क्या होता है,
अब यहाँ पर इसका मान निकाल लिए, a बराबर v² इसको हम इक्वेशन 1 से लिखते हैं। अब इसको निकाल लेने के बाद हमारा काम, अगर हम बल को निकालना चाह रहे हैं तो इसमें बल बराबर होता है F। बल को हम अगर F से डिनोट करते हैं तो फार्मूला होता है ना बल का, F बराबर ma, न्यूटन के द्वितीय जो नियम है उससे हम प्राप्त करते हैं ना फोर्स का डिफिनेशन और फोर्स का फार्मूला भी। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से फोर्स F बराबर क्या होता है, फोर्स F बराबर ma। तो फोर्स F बराबर जब ma होता है, या हम सीधे कह सकते हैं F बराबर ma, तो फोर्स निकालने के लिए A का मान हो गया v²/r। तो इसी v²/r को अगर हम इस मतलब F बराबर ma में दे दें, पुट कर दें, तो हमारा निकल जाएगा F बराबर, मतलब ये अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र त्वरण में अगर हम मास से गुना कर दें, या यूँ कहें मास में अगर हम अभिकेंद्र त्वरण से गुना कर दें, तो हमको अभिकेंद्र बल निकल जाएगा। तो अभिकेंद्र बल वो बल हुआ जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, और बल का फार्मूला होता है F बराबर ma। तो F बराबर ma जो फार्मूला हुआ, तो F का यहाँ हम m कितना होगा, मास वस्तु का कितना होगा, मास हम लिखे हैं ना कि वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु वृत्त के चारों ओर चक्कर काट रही है, वृत्त के परिधि पर गतिशील है। तो वस्तु का जो पाथ हो गया, रास्ता हो गया, वृत्त का परिधि हो गया। तो वस्तु F बराबर ma फार्मूला में m का मान कितना हो जाएगा, m का मान m ही होगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान हम m मान लिए हैं। हमने यहाँ लिखा है ना कि वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से गतिशील है। तो इस हिसाब से यहाँ पर m का मान m ही होगा। और a का मान फार्मूला जो हम लिखे हैं F बराबर ma, तो F बराबर ma, तो m का मान कितना हो गया, m ही रहा। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा v²/r। तो हमारा F का मान कितना हो जाएगा, तो इसी से हमारा अगर ये जो हमारा a बराबर v²/r हम पुट कर देते हैं, तो F का मान हो जाएगा हमारा F बराबर mv²/r। तो F बराबर mv²/r में F क्या हो गया, तो F हो गया फोर्स। तो कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया हमारा अभिकेंद्र बल। और अंग्रेजी में बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसका माने क्या होता है, इसका मतलब होता है सीकिंग द सेंटर, मतलब केंद्र को खोजने वाला। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल के उस प्रभाव की ओर संकेत करता है जिससे कण की गति वृत्तीय बनी रहती है और वेग की दिशा बदलती रहती है। अब इसको हम दैनिक जीवन में भी इसका उदाहरण हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर को धागा से बांध दें और उसको चारों ओर घुमाएं एक समान चाल से, तो धागा का जो तनाव है उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्तीय पथ पर गतिशील है, उसको हम मान सकते हैं। हालांकि वे पूरा वृत्तीय नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम उसको वृत्तीय गति में मान सकते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्तीय गति में रहती है, वृत्तीय पथ पर गतिशील है। तो वृत्तीय पथ पर पृथ्वी ही नहीं, जितना भी हमारा ग्रह है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस है, नेपच्यून, प्लेटो, सब सूर्य के ही तो चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। तो अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है सूर्य के केंद्र की ओर होती है। कैसे प्राप्त होता है यह बल, अभिकेंद्र बल? तो सूर्य के उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल से प्रदान होता है। उसी हिसाब से कोई उपग्रह किसी ग्रह का परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो चंद्रमा को आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब हम कुछ ये दूरी के हिसाब से भी इसमें बल में कुछ कोरिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है। दूरी बढ़ाने से कैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 38 लाख, ये 3,84,400 किलोमीटर। तो 3,84,400 किलोमीटर है
और चंद्रमा को का जो मतलब परिक्रमा करने में, पृथ्वी का परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्तीय गति में एक समान चाल v बराबर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 223 मीटर पर सेकंड होगा, जो हो जाएगा लगभग 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से चंद्रमा का अभिकेंद्र त्वरण a बराबर v²/r को अगर कैलकुलेट करें हम, तो हो जाएगा 0.0027 मीटर पर सेकंड। और पृथ्वी पर वस्तुओं के गुरुत्वीय त्वरण g का मान, जो पृथ्वी पर वस्तु g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 0.0027 जो हो गया, सो 1/ लगभग इसका 36वां भाग हो गया। फिर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग मतलब 3,84,400 किलोमीटर है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो इसका लगभग 60 गुना है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं